बच्चों हम ईसीएस की एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसमें से हमने फर्स्ट एप्लीकेशन ले लिया रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, सेकंड एप्लीकेशन भी हमने ले लिया रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल। अब हम आपसे थर्ड एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर। नेक्स्ट एप्लीकेशन हमने ले लिया ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर। ये जो ईसीएस है ना, इस ईसीएस की हेल्प से हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट होते क्या हैं। तो पहले तो हम ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट की बात करते हैं कि ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट बोलते किसे। पहले हमने बात करी ऑक्सीडेंट के बारे में। ऑक्सीडेंट के लिए बोलते हैं दीज आर दी सब्सटेंसेज विच ऑक्सीडाइजेस, these are the substances which oxidizes other and itself get reduced। मतलब ये दूसरे का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे और खुद रिड्यूस हो जाते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेंट। इसी टाइप से अगर रिडक्टेंट की बात करें तो रिडक्टेंट क्या होगा, जो दूसरों को तो रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, दैट इज रिडक्टेंट। ऑक्सीडेंट की डेफिनेशन हमने दी आपके लिए, these are the substances which oxidizes other and itself get reduced। जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे खुद रिड्यूस हो जाए वो तो बनेगा ऑक्सीडेंट। और रिडक्टेंट का मतलब रिडक्टेंट, these are the substances which reduces other and itself get reduced। ठीक है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, these are the substances which oxidizes other, जो दूसरे को तो क्या करे, ऑक्सीडाइज करे, oxidizes other and itself get reduced, और सेल्फ रिड्यूस हो जाए। रिडक्टेंट की बात करें तो रिडक्टेंट का मतलब जो दूसरे को तो रिड्यूस करे और खुद का ऑक्सीडेशन हो जाए। These are the substances which reduces others and itself get oxidized। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है। ऑक्सीडेंट का मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद का रिडक्शन होगा। रिडक्टेंट का मतलब दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, चलिए जी, अब हमें यहां देखना है कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर के बारे में हम ये देखना चाहते हैं। इसको एक काम करते हैं, देखो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। देखो जैसे मैंने क्या किया, जिंक को मैंने Cu+2 आयन के अंदर रखा, तो इसने क्या किया, जिंक आयन बना लिया और साथ में कॉपर बना लिया। ये वैसे ही जस्ट मैं समझाने के लिए दे रहा हूं, ये हमने एक रिएक्शन लिखी है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे देखो रिडक्टेंट, तो देख लेना जिंक प्लस कॉपर +2 है। जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से कहां चला गया, 0 से ये चला गया +2 के अंदर। कॉपर +2 से कहां जा रहा है, 0 के अंदर जा रहा है। तो आप देखिए जिंक 0 से +2 में गया, ये 0 से +2 में गया, तो हम क्या बोलेंगे, जिंक का क्या हो रहा है, तो जिंक का हुआ ऑक्सीडेशन, ये जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया। और कॉपर +2, सुनना ध्यान से, कॉपर +2 जो है वो कॉपर +2 जो रिड्यूस हो रहा है, कॉपर +2 क्या हुआ, कॉपर +2 का हुआ रिडक्शन, और इसने इसका जो रिडक्शन हुआ, रिडक्शन करके इसने क्या बना दिया, ये कॉपर बना दिया, ये लीजिए इसने कॉपर बनाया, ये हो गया इसका रिडक्शन, ये लीजिए हमने लिख दिया इसके लिए रिडक्शन। ठीक है, देखिए अब आप ऐसे बोल सकते हैं ना कि जिंक का क्या हुआ, 0 से +2, जिंक का खुद का तो ऑक्सीडेशन हो गया और इसका तो ऑक्सीडेशन हो गया। या हम ऐसे बोल सकते हैं इस जिंक ने क्या काम किया, जिंक ने कॉपर +2 को कॉपर में रिड्यूस कर दिया और खुद ऑक्सीडाइज होकर जिंक आयन बना रहा है। इसका मतलब जिंक दूसरे का क्या कर रहा है, तो दूसरे का मतलब कॉपर +2 का क्या किया, रिडक्शन किया और खुद का ऑक्सीडेशन हो गया। तो हम बोल सकते हैं ना, इस वाले एग्जांपल के अंदर जो जिंक है, जिंक काम करेगा एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। रिड्यूसिंग एजेंट क्यों, क्योंकि इसने दूसरे का रिडक्शन किया और खुद का ऑक्सीडेशन हो गया, ये बन गया रिड्यूसिंग एजेंट। Cu+2 की बात करें तो Cu+2 का देखो, Cu+2 ऐसे बोल सकते हैं, Cu+2 ने क्या काम किया, जिंक +2 बना दिया, यानी जिंक का तो ऑक्सीडेशन किया और खुद का रिडक्शन हो गया। तो दूसरे का तो ऑक्सीडेशन कर रहा है और खुद का रिडक्शन हो गया, तो हम बोल सकते हैं ना कि जो Cu+2 है वो किसकी तरह काम करेगा, एक ऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा। तो ये ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट को आइडेंटिफाई करने का तरीका बता दिया। तो हमेशा बोल सकते हैं ना, इस रिएक्शन के अंदर जिंक क्या है, जिंक एक रिड्यूसिंग एजेंट है और दूसरा हम क्या बोलेंगे, Cu+2 आयन हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आप ऐसे मत बोलना कॉपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कॉपर तो ये कॉपर तो ये हुआ ना, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉपर नहीं है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर Cu+2 आयन है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, आप ये मत बोल देना कि जिंक रिडक्टेंट की तरह काम करेगा, कॉपर ऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा। आपको इसे बोलना है कि जो जिंक है, जिंक तो एक
रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, और जो हमारा Cu+2 आयन है ना वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। ये तो मैंने आपको रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट की बेसिक डेफिनेशन बता दी कि ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट क्या होते हैं, और अगर एक रिडॉक्स दे रखा हो तो उस रिडॉक्स के अंदर ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है। ये तो चलो जी ये होगा। अब हम आ जाते हैं ECS पे। हमें तो ये पता लगाना है ना कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर क्या होगा, ये हमको देखना होता है, तो वही हम आपको देखना सिखा रहे हैं। चलो जी पहले बात करेंगे रिड्यूसिंग नेचर की। मैंने आपको एक पॉइंट सिखाया था, आपको याद हो तो, कि रिडक्शन जो फिनोमिना होता है, रिडक्शन SRP के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ऑक्सीडेशन SOP के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये मैं आपको अपनी जो पहले बात हुई थी उसमें भी समझा चुका था और बोला भी था, जिसका SRP जितना ज्यादा होगा उसका रिडक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है, और जिसका SOP जितना ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन भी उतना ही ज्यादा होगा। चलो मेरे को देखना पहले रिड्यूसिंग नेचर, ठीक है। ये मैंने रिड्यूसिंग नेचर लिया, ये मैंने ऑक्सीडाइजिंग नेचर ले लिया, चलो कुछ भी पकड़ लेते हैं। चलो हमने SRP लिया, सुनना ध्यान, समझना कॉन्सेप्ट कैसे बना है। हम ऐसा बोल सकते हैं जिसका SRP जितना ज्यादा होगा, जिसका SRP जितना ज्यादा होगा उसका रिडक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा, जिसका रिडक्शन ज्यादा होगा वो दूसरे का ऑक्सीडेशन उतना ज्यादा करेगा, यानी क्या बन गया, वो तो पावरफुल ऑक्सीडेंट बन गया। तो ऐसे बोल सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर SRP के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वापस सुनो, जिसका SRP जितना ज्यादा होगा, जिसका SRP जितना ज्यादा होगा उसका रिडक्शन उतना ही ज्यादा होगा, रिडक्शन ज्यादा होगा तो ऑक्सीडेशन ज्यादा करेगा ना, और जो ऑक्सीडेशन ज्यादा करेगा वो बनेगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है, ऑक्सीडाइजिंग जो नेचर है वो SRP के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसा बोल देंगे ना, जिसका SRP जितना ज्यादा होगा, जिसका SRP जितना ज्यादा होगा उसका रिडक्शन उतना ज्यादा होगा, रिडक्शन ज्यादा होगा तो दूसरे का ऑक्सीडेशन भी ज्यादा करेगा ना, तो बोल सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर SRP के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। SRP के डायरेक्टली है, या ऐसे लिख सकते हो SOP के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। चलिए जी, अब हमने बोला SOP, चलो जी दूसरा लेते हैं, जिसका SOP जितना ज्यादा होगा, समझना ध्यान से, जिसका SOP जितना ज्यादा होगा मतलब उसका ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा, अगर खुद का ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा तो दूसरे का रिडक्शन भी ज्यादा करेगा ना, तो हम बोल देंगे रिड्यूसिंग नेचर SOP के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रिड्यूसिंग नेचर जब SOP के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो SRP की तो फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी ना। तो सीधा सीधा फंडा ये है, हम आपको लिथियम से फ्लोरीन लेके जाएंगे, हम आपको लिथियम से कहा ले जाएंगे, फ्लोरीन। आपको पता है जब लिथियम से फ्लोरीन की ओर मूव करते हैं ना SRP इंक्रीज होता है। अगर SRP इंक्रीज होगा तो रिड्यूसिंग नेचर तो डिक्रीज होगी और ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीज होगी। तो आप अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट फिट कर लो, जब कभी भी हम लिथियम से फ्लोरीन की ओर चलते हैं, जब कभी भी हम लिथियम से फ्लोरीन की ओर चलेंगे ECS के अंदर, लिथियम से फ्लोरीन की ओर गए हम ECS के अंदर, तो नंबर 1 SRP डिक्रीज होता है, ये तो आपको बता दिया। दूसरा हम ये भी बोल सकते हैं कि रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीज होगी और ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीज होगी। इसको देखें तो हम ऐसे बोल सकते हैं इस पूरी ECS के अंदर जो सबसे ऊपर है, जो टॉपर एलिमेंट है उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगी, जो बॉटम पर है उसकी ऑक्सीडाइजिंग, जो टॉप पर है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्टेंट बनेगा और जो बॉटम पर है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट बनेगा, ठीक है। Down the series, reducing nature decreases while oxidizing nature increases. Down the series का मतलब लिथियम से फ्लोरीन की ओर चलेंगे तो आपकी रिड्यूसिंग नेचर तो डिक्रीज होगी, ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीज होगी, मतलब लिथियम बनेगा स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्टेंट, एंड फ्लोरीन बनेगा आपका स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट। की पॉइंट समझ में आ गया? देखो हमने क्या बोला, लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्टेंट है, बोला ना लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्टेंट है। अच्छा आपको पता है हमने जब मेटल की रिएक्टिविटी के बारे में बात करी थी तो ये भी तो बोला था ना कि लिथियम तो हाईली रिएक्टिव मेटल है। इसका मतलब लिथियम हाईली रिएक्टिव मेटल भी है और लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्टेंट भी है। दूसरी बात, फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल भी है और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट भी है। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है वही स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्टेंट होता है, जो हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल है वही स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट होता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं ना, जैसे मेटल है, मेटल का क्या काम होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। मेटल का क्या काम है, इलेक्ट्रॉन लूज करने का। अगर मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो मेटल का खुद का ऑक्सीडेशन होगा, अगर खुद का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का तो रिडक्शन करेगा ना। तो हम बोल सकते हैं ना मेटल्स आर दी गुड रिडक्टेंट, मेटल रिडक्टेंट की तरह काम करेंगे। इसी टाइप से नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल का रोल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करना। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसका खुद का रिडक्शन हुआ, अगर खुद का रिडक्शन होगा तो दूसरे का तो ऑक्सीडेशन करेगा ना। तो सीधा सीधा फंडा है, मेटल्स आर दी गुड रिडक्टेंट एंड नॉन मेटल आर दी गुड ऑक्सीडेंट। इसका मतलब जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वही स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्टेंट होगा, जो हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल है वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट होगा। लिखा हमने, मेटल्स आर दी गुड रिडक्टेंट एंड नॉन मेटल आर दी गुड ऑक्सीडेंट। इसका मतलब ये हुआ हम जब लिथियम से फ्लोरीन की ओर चल रहे हैं ECS में, देखो
हम आपको लिथियम से फ्लोरीन की ओर लेके चल रहे हैं, ये लिथियम से हम आपको फ्लोरीन की ओर लेके जा रहे हैं। तो जब लिथियम से फ्लोरीन जा रहे हैं तो हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया? नंबर 1, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस, मेटल की रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, बिल्कुल सही बात है। सेकंड, हमने ऑब्जर्व किया रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल इंक्रीजेज, ये भी बिल्कुल सही बात है। थर्ड, हमने ऑब्जर्व किया रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीजेस, ये भी सही है। और फोर्थ, हमने ऑब्जर्व किया ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीजेस। तो आप देख पा रहे हैं जब हम ECS में लिथियम से फ्लोरीन की ओर जा रहे हैं तो 4 रिजल्ट याद कर लीजिए। नंबर 1, मेटल का रिएक्टिविटी डिक्रीज होता है। अच्छा, जब आप मेटल की रिएक्टिविटी बोल रहे हो ना तो उसके साथ साथ आपने देखा जो मेटल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है वह रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर होता है, और जो नॉन मेटल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा वह उसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर का ऑर्डर होगा। आप देख लीजिए ना, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीज हो रहा है और रिड्यूसिंग नेचर भी डिक्रीज हो रहा है, ये दोनों ऑर्डर एक जैसे आए नहीं है। और दूसरा, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल इंक्रीज हो रहा है, उसके साथ साथ ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी इंक्रीज हो रहा है। तो सीधा सीधा फंडा है कि लिथियम से जब फ्लोरीन की ओर जा रहे हैं, लिथियम से फ्लोरीन जा रहे हैं तो नंबर 1, मेटल का रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रहा है, रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीज हो रहा है, नॉन मेटल का रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी इंक्रीज हो रहा है। मतलब मेटल की रिएक्टिविटी और रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर एक जैसा होता है, नॉन मेटल की रिएक्टिविटी और ऑक्सीडाइजिंग नेचर का ऑर्डर एक जैसा होता है। ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। नेक्स्ट, इसी को और डिटेल में हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए जी, टॉप पर कौन सा एलिमेंट हमारे पास में? टॉप पर हमारे पास लिथियम का इलेक्ट्रोड है और बॉटम पे हमारे पास में फ्लोरीन का इलेक्ट्रोड है। लिथियम के इलेक्ट्रोड में होगा क्या? एक तो लिथियम होगा, एक लिथियम आयन होगा। और फ्लोरीन के इलेक्ट्रोड में क्या होगा? एक तो F2 होगा और एक उसका आयन F- होगा। इसका मतलब टॉप पे हम ऐसे बोल सकते हैं, एक तो हमारे पास टॉप एलिमेंट है, ये टॉप एलिमेंट है, ये तो टॉप पर तो एलिमेंट हमारे पास ये है और बॉटम पर एलिमेंट हमारे पास में ये। टॉप और बॉटम को हमने ले लिया, इलेक्ट्रोड लिख दिया, पूरा एलिमेंट ना लिखे इलेक्ट्रोड ले लिया। तो टॉप पर लिथियम है तो लिथियम का इलेक्ट्रोड क्या होगा? तो एक तो लिथियम और लिथियम आयन से मिलकर लिथियम का इलेक्ट्रोड बनेगा। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोड कैसे बनेगा? F2 और F- से मिलकर फ्लोरीन का इलेक्ट्रोड बनेगा। ये हो गया। हमने आपसे क्या बोला, जब आप ECS में ऊपर से नीचे चलते हो तो रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीज होती है। इसका मतलब जो सबसे ऊपर होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्टेंट होगा ना, तो हमने टॉप पे लिखा स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्टेंट। जो सबसे नीचे है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट है ना, हमने लिखा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट। इसका मतलब लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्टेंट है। अब आप समझना, अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्टेंट है तो जो इसके नीचे होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर इससे कम होगी, उसके नीचे वाली और कम होगी और कम होगी और कम होगी। इसका मतलब ये हुआ जो बॉटम पर है वो तो एक तरह से वीकेस्ट रिडक्टेंट बन जाएगा। तो हम लिख देंगे ना ये वीकेस्ट रिडक्टेंट होता है। दूसरी बात, ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट है। अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट है तो इसके ऊपर वाले की ऑक्सीडाइजिंग पावर इससे कम होगी, उसके ऊपर वाले की और कम होगी। जो सबसे ऊपर होगा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर तो सबसे ही कमजोर होगी। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि जो टॉप पर है वो एक तरह से वीकेस्ट ऑक्सीडेंट होता है। तो हमने टॉप पर क्या लिखा? ऐसे लिखा कि लिथियम के आगे क्या लिखा? स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्टेंट एंड वीकेस्ट ऑक्सीडेंट। फ्लोरीन के आगे हमने लिख दिया स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट एंड वीकेस्ट रिडक्टेंट, ये हमने लिख दिया है, ठीक है जी। अब देखो, जैसे लिथियम के इलेक्ट्रोड की बात करें तो लिथियम के इलेक्ट्रोड में होगा क्या? या तो लिथियम से लिथियम आयन बनेगा या लिथियम आयन से लिथियम बनेगा। भैया तो ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा। इसी टाइप से अगर फ्लोरीन इलेक्ट्रोड पे चले तो फ्लोरीन के इलेक्ट्रोड में क्या होगा? एक तो F2 होगा, सॉरी, या तो F2 से F- बनेगा या F- से F2 बनेगा, यही होगा ना। चलो अपन लिथियम इलेक्ट्रोड की बात करें, नंबर 1, या तो लिथियम से लिथियम आयन बनेगा या लिथियम आयन से लिथियम बनेगा। मतलब या तो वहां ऑक्सीडेशन होगा या वहां रिडक्शन होगा। अगर मान लो ऐसा है, देखो, अगर लिथियम से लिथियम आयन बनेगा, लिथियम से क्या बना? लिथियम आयन बना, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो लिथियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर लिथियम का ऑक्सीडेशन होगा, अगर खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कौन से एजेंट की तरह काम करेगा? तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तुमने बोल दिया लिथियम एक रिड्यूसिंग एजेंट बन गया। दूसरा, अगर लिथियम आयन से लिथियम बनेगा, अगर लिथियम आयन से लिथियम बना, इसका मतलब लिथियम आयन का क्या हुआ? लिथियम का नहीं, लिथियम आयन का क्या हुआ? लिथियम आयन का रिडक्शन हुआ। अगर लिथियम आयन का रिडक्शन होगा, खुद का रिडक्शन हो रहा है, तो दूसरे का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। तो बोल देंगे लिथियम आयन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। इसका मतलब समझ में आया? एक जो इलेक्ट्रोड था ना हमारा लिथियम का इलेक्ट्रोड किससे मिलकर बना है? एक लिथियम और लिथियम आयन से मिलकर बना। तो इस मतलब 2 स्पीशीज हमारे पास में, एक तो लिथियम है, एक लिथियम आयन है। तो आप देख पा रहे इनमें से एक स्पीशीज ऑक्सीडेंट की तरह काम करती है और दूसरी स्पीशीज आपकी रिडक्टेंट की तरह काम करती है। ये तो समझना है। दूसरा चले, और आप देख पा रहे हैं कि जो लिथियम है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है और लिथियम आयन आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट, फ्लोरीन के इलेक्ट्रोड पे चले। अब फ्लोरीन में क्या होगा? या तो F2 से F- बनेगा या F- से F2 बनेगा। देखो बच्चों,
F2 से F माइनस बना, F2 से F माइनस बनने का मतलब फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -1 चला गया। इसका मतलब फ्लोरीन का रिडक्शन हुआ। अगर फ्लोरीन का रिडक्शन होगा तो एजेंट तो बन जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी खुद का रिडक्शन हुआ तो दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, यानी जो F2 होता है ना वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। नेक्स्ट ये भी पॉसिबिलिटी F माइनस से F2 बने। अगर F माइनस से F2 बनेगा तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 से कहां गया 0, -1 से 0 का मतलब ऑक्सीडेशन हो गया ना, तो ये बनेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। इसका मतलब जो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोड है उसके अंदर जो F2 है ना वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है और F माइनस एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो देखो मेरा टॉप पे लिखा ना स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्टेंट एंड वीकेस्ट ऑक्सीडेंट। अब रिडक्टेंट कौन होगा, तो रिडक्टेंट लिथियम होगा या लिथियम आयन होगा, ऑब्वियस सी बात है लिथियम होगा। तो हमने बोल दिया लिथियम एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्टेंट है और ऑक्सीडेंट की तरह कौन काम करेगा, लिथियम आयन। तो हमने बोल दिया लिथियम प्लस एक वीकेस्ट ऑक्सीडेंट होता है। आप ऐसे मत बोल देना कि लिथियम वीकेस्ट ऑक्सीडेंट है। पहली बात तो लिथियम ऑक्सीडेंट की तरह काम ही नहीं करेगा, लिथियम तो आपका रिडक्टेंट की तरह काम करेगा। इधर चले, इधर देखें तो F2 किसकी तरह काम करेगा, तो देख सकते हैं F2 तो ऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा। तो हम बोल देंगे F2 स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट है और साथ में ये भी बोलेंगे जो फ्लोराइड है ना F माइनस ये हमारे लिए एक वीकेस्ट रिडक्टेंट की तरह काम करेगा। इस टाइप से हमने एक जो आपको इलेक्ट्रोड दे रखा है उस इलेक्ट्रोड के अंदर ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट को देखना सिखा दिया। इसको हम थोड़ा और जनरलाइज करते हैं। चलो आप इसको ऐसे देखना, जैसे लिथियम का इलेक्ट्रोड है ना, देखो भाई ये जो लिथियम का इलेक्ट्रोड है इसमें एक तो लिथियम और लिथियम आयन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 0, इसका है +1। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। 0 और +1 का मतलब ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में और ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। आप देखो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो रिडक्टेंट बना रहा है और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो ऑक्सीडेंट बना रहा है। ये बात नीचे वाले में देखें, यहाँ पर देखो एक F2 है और एक F माइनस है। इसमें जो फ्लोरीन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर हुआ 0, इसका हुआ -1। 0 और -1 में से लोअर -1 होगा। तो आप देखो -1 वाला क्या बना रहा है, तो -1 वाला बना रहा है रिडक्टेंट और जो 0 है 0 का मतलब -1 के कंपैरिजन में 0 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, जो 0 वाला है वो बना रहा ऑक्सीडेंट। तो यार इसका तो कंक्लूजन ये निकला कि आपका जो एक इलेक्ट्रोड होता है, इसका कंक्लूजन क्या निकला, आपने एक इलेक्ट्रोड बनाया। पहली बात तो इलेक्ट्रोड कैसे बनता है अब हमें और समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रोड का मतलब आपको दो स्पीसीज का कांटेक्ट करना है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग हो तो उसे एक इलेक्ट्रोड बन जाता है। कैसे बनता है इलेक्ट्रोड, दो स्पीसीज का आपस में कांटेक्ट होना चाहिए और उनका ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिफरेंट है तो वो एक इलेक्ट्रोड बनेगा, नहीं बनेगा, एक इलेक्ट्रोड बनेगा। और उसमें भी हमने क्या देखा, वो आपने जो एक इलेक्ट्रोड बनाया उस एक इलेक्ट्रोड के अंदर जिसका ऑक्सीडेशन नंबर लो है वो रिडक्टेंट की तरह काम करता है और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हाई है वो ऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। यही तो हो रहा है ना, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला रिडक्टेंट बना रहा है और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्सीडेंट बना रहा है। इधर भी देख लो, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट लो है वो रिडक्टेंट की तरह काम कर रहा है और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हाई है वो ऑक्सीडेंट की तरह काम कर रहा है। तो एक इंपॉर्टेंट हमने कंसेप्ट बना लिया और इसको हमने लिख भी दिया। इन इलेक्ट्रोड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ये काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाली स्पीसीज है वो काम करेगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। इसको फेवर में कुछ एग्जांपल भी दे रहा हूं मैं आपके लिए। एग्जांपल नंबर 1, जैसे हमारे पास एक इलेक्ट्रोड था Fe+2 Fe का इलेक्ट्रोड है। अब हमको देखना है इस Fe+2 Fe के इलेक्ट्रोड के अंदर ऑक्सीडेंट कौन है, रिडक्टेंट कौन है। अब बहुत आसान तरीका बता दिया, क्या समझा कि एक इलेक्ट्रोड के अंदर जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो आप देख सकते हैं आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 है और यहाँ +2 है, तो 0 वाला बनेगा रिड्यूसिंग एजेंट और +2 वाला बनेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और देखिए इधर नेक्स्ट एग्जांपल हमने इलेक्ट्रोड लिया क्लोरीन का। क्लोरीन में क्या होगा, एक Cl2 होगा, Cl- होगा, Cl2/Cl- का इलेक्ट्रोड है। Cl2 इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है या -1 है, तो -1 कम यानी Cl- बनेगा रिड्यूसिंग एजेंट और Cl2 बनेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट हमने हाइड्रोजन लिखा H+ करके मैंने H2 लिख दिया, H+H2, तो इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन +1 है और 0 है, 0 ये बनेगा रिड्यूसिंग एजेंट और +1 वाला बनेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फोर्थ एग्जांपल MnO4- इस MnO4- के अंदर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +7 है और यहाँ पर कितना है, +2 है। +7 का मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये बनेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और Mn+2 बनेगा रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट हमने ले लिया Cr2O7-2 / Chromium+3।
इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगा और यहाँ पर +3 होगा, तो +6 वाला बनेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और +3 बनेगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक इलेक्ट्रोड के अंदर जिसका ऑक्सीडेशन नंबर लो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हाई है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, हमने आपको ईसीएस की एप्लीकेशन बता रहे थे, थर्ड एप्लीकेशन बता दिया। अब मैं आपको फोर्थ एप्लीकेशन समझा देता हूँ। फोर्थ एप्लीकेशन क्या है? फोर्थ एप्लीकेशन ये है कि जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर जो हाइड्रोजन एलिमेंट है ना हमारा हाइड्रोजन के ऊपर जितनी भी मेटल्स होती है ना वो सब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस कर देती है। तो एप्लीकेशन लिख देते हैं। फोर्थ एप्लीकेशन है द मेटल अबव हाइड्रोजन इन ईसीएस कैन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। ईसीएस में हाइड्रोजन के ऊपर जितनी भी मेटल्स होती है वो सब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर देती है। ये हमारी एप्लीकेशन है। ठीक है, चलो एग्जांपल लेते हैं। जैसे लिखा मैंने जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4, आयरन प्लस डाइल्यूट HCl, Mg प्लस डाइल्यूट एसिड डाइल्यूट लेना है, चाहे HCl लो या H2SO4 लो, उससे मतलब नहीं, एसिड डाइल्यूट होना चाहिए। कॉपर प्लस डाइल्यूट HCl, चले जाओ। अब किस किस में हाइड्रोजन निकलेगी? जिंक को रखा हमने डाइल्यूट H2SO4 डाइल्यूट एसिड के अंदर जिंक। क्या आपका जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर है? तो बिल्कुल जिंक की पोजीशन ईसीएस में हाइड्रोजन के ऊपर है। इसका मतलब जिंक डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करके और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा तो रिएक्शन बनेगी ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाती है। दूसरा एग्जांपल, आयरन को रखा हमने डाइल्यूट HCl के अंदर। डाइल्यूट HCl आयरन क्या ईसीएस में हाइड्रोजन के ऊपर है? तो बिल्कुल है, इसलिए बना लेता है FeCl2 प्लस हाइड्रोजन बना देता है। नेक्स्ट हमने ले लिया मैग्नीशियम को रखा हमने डाइल्यूट H2SO4 के अंदर, तो मैग्नीशियम भी ईसीएस में हाइड्रोजन के ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, बनेगा MgSO4 प्लस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। नेक्स्ट हमने कॉपर लिया डाइल्यूट HCl। आपको याद है कि जो कॉपर होता है वो ईसीएस में हाइड्रोजन के नीचे है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेगा। हमने देखा नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं बताता है। इसका मतलब हाइड्रोजन कौन डिस्प्लेस करता है? हाइड्रोजन डाइल्यूट एसिड के साथ में हाइड्रोजन वही मेटल डिस्प्लेस करता है जिसकी पोजीशन ईसीएस में हाइड्रोजन के ऊपर होती है। और एग्जांपल लेते हैं। देखो अब मैंने ये जो डिस्कस किया ना, इसी को थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको लेके चलता हूँ। मैंने लिखा जैसे अभी जो एग्जांपल लिया था जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4, तो आपने देखा था ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुई, ये हो गया था। ठीक है, अब मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि तो आप डाइल्यूट ले रहे हो ना, डाइल्यूट की जगह कंसंट्रेट ले तो क्या हो जाता भैया? तो मैं वही समझाने जा रहा हूँ। जिंक प्लस कंसंट्रेट H2SO4, अगर H2SO4 को कंसंट्रेट ले ले तो क्या होगा? तो वही मैं समझाऊंगा अब आपको। देखिए जिंक तो आपका मेटल है ना, आपने क्या किया, जिंक को किस में डाल दिया? H2SO4 के अंदर, उधर भी जिंक को H2SO4 में डाला, बस इतना सा डिफरेंस है। यहाँ आपने डाइल्यूट ले लिया और वहां आपने कंसंट्रेट ले लिया। चल, जिंक जो मेटल है ना, अब मेटल तो रिडक्टेंट की तरह काम करेगा, तो यहाँ पर भी जिंक रिडक्टेंट की तरह काम करेगा, तो जिंक तो यहाँ पर भी रिड्यूसिंग एजेंट होगा और जिंक तो यहाँ पर भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ये तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसका मतलब अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है, अब H2SO4 की बात करें, अब H2SO4 में क्या है? एक तो मेरे पास H प्लस आयन है और एक मेरे पास सल्फेट आयन है, दो आयन है। H2SO4 जो है उस H2SO4 के अंदर एक तो मेरे पास H प्लस आयन है और दूसरा मेरे पास में क्या सल्फेट आयन है। मेरे को देखना है H प्लस और सल्फेट में से कौन ऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा। दो आयन है ना, अगर एक ही होता तो जरूरत ही नहीं थी देखने की। अब दो है तो दो में से कौन ऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा। हमने आपको क्या समझाया था, ईसीएस में आप ऊपर से नीचे चलेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होती है। ऐसे बोल सकते हैं इंक्रीज होने का मतलब जिसका SRP जितना ज्यादा होगा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। तो हमने क्या किया, हमने ईसीएस के थ्रू ये पता लगाया कि H प्लस आयन और सल्फेट आयन में से किसका SRP ज्यादा है। तो हमने जब फाइंड किया, स्टैंडर्ड डाटा होता है, तो हमने पता लगा कि सल्फेट आयन का SRP जो होता है ना वो H प्लस आयन की कंपैरिजन में ज्यादा होता है और जिसका SRP जितना ज्यादा होगा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। इसका मतलब सल्फेट आयन की ऑक्सीडाइजिंग पावर H प्लस आयन के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। क्या बोला मैंने आपसे? सल्फेट आयन की ऑक्सीडाइजिंग पावर H प्लस आयन के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। इसका मतलब ये हुआ अगर सल्फेट और H प्लस दोनों आयन एक साथ प्रेजेंट है
सल्फेट और H प्लस आयन दोनों आयन एक साथ प्रेजेंट है, तो वहां पर सल्फेट ऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा, H प्लस ऑक्सीडेंट की तरह काम नहीं करेगा, यानी H प्लस बन जाएगा स्पेक्टेटर आयन। यानी हमें समझ में आ गया सल्फेट और H प्लस आयन जब दोनों साथ में होते हैं तो पावर सल्फेट की ज्यादा है, तो सल्फेट हमारा ऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा और H प्लस हमारा H प्लस आयन जो है ना वो हमारे लिए स्पेक्टेटर आयन की तरह काम करेगा। अब देखो यहाँ पर सल्फेट और H प्लस दोनों थे तो पावर तो सल्फेट की ज्यादा थी, पावर तो सल्फेट की ज्यादा है। हमने क्या बोला, हमको हाइड्रोजन गैस चाहिए। देखो अब हाइड्रोजन गैस चाहिए, देखो यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1 है, और हाइड्रोजन गैस का H2 अगर बने तो +1 से क्या बनना चाहिए, 0 बनना चाहिए। अरे यार हाइड्रोजन गैस बने, यानी अगर आप H2 बनाना चाह रहे हो तो H2 बनाने के लिए H प्लस से क्या बने, H2, अगर H प्लस H2 का हाइड्रोजन +1 से कहाँ चला गया, 0, +1 से 0 जाने का हाइड्रोजन H प्लस आयन का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, यानी एजेंट तो ये ऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा। इसका मतलब आपको हाइड्रोजन मिलेगी ही कब, आपको हाइड्रोजन मिलेगी कब, जब H प्लस आयन आपका ऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा तो ये आपको हाइड्रोजन मिलेगी, अदरवाइज आपको हाइड्रोजन नहीं मिलेगी। समझ गए ध्यान से। आप प्रोडक्ट में हाइड्रोजन बनाना चाहते हो ना, तो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कब बनेगी, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन तब बनेगी जब आपका H प्लस ऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा तो ही प्रोडक्ट में हाइड्रोजन बनेगी। अब इसका मतलब H प्लस और सल्फेट दोनों साथ में है और आप ये चाहते हो कि H प्लस ऑक्सीडेंट की तरह काम करे, जबकि पावर तो सल्फेट की ज्यादा है ना। तो बोला यार पावर तो सल्फेट की ज्यादा है तो H प्लस कैसे काम कर सकता है, तो फिर हमने क्या काम किया, हमने सॉल्यूशन को बना दिया डाइल्यूट, डाइल्यूट बना दिया। डाइल्यूट बनाने का मतलब क्या, सुनो इधर, डाइल्यूट बनाने का मतलब हमने इसके अंदर इतना वाटर एक्सेस में डाल दिया कि H प्लस आयन की अवेलेबिलिटी होगी बहुत ज्यादा और सल्फेट आयन की अवेलेबिलिटी होगी बहुत कम। इसका मतलब पावर तो सल्फेट की ज्यादा है पर आपने क्या किया, इसको डाइल्यूट करके इसकी अवेलेबिलिटी को कर दिया वेरी लेस और H प्लस आयन की अवेलेबिलिटी को कर दिया आपने बहुत हाई। इस वजह से होगा क्या, यहाँ पर H प्लस आयन ऑक्सीडेंट की तरह काम करने लग जाएगा और सल्फेट नहीं करेगा। इसका रीजन क्या देंगे, बिकॉज ऑफ वेरी लेस अवेलेबिलिटी ऑफ सल्फेट आयन। इसका मतलब ये हुआ आपका H प्लस किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडेंट की तरह, और ऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा तो ये बनेगा हाइड्रोजन गैस। ये इसकी कहानी है। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि अगर आपको हाइड्रोजन चाहिए तो यहाँ पर डाइल्यूट ही लेना पड़ेगा, अगर आप डाइल्यूट नहीं लेंगे तो आपको हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी। देखो दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ मैंने कंसंट्रेट ले लिया। अब जैसे कंसंट्रेट लिया तो क्या देखा आपने, सल्फेट की ऑक्सीडाइजिंग पावर इस H प्लस से ज्यादा है तो कौन ऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा, तो ऑक्सीडेंट की तरह सल्फेट काम करेगा ना। H प्लस क्या बनेगा, स्पेक्टेटर आयन। तो आप देख सकते हैं इधर देखो जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, Zn+2 बना दिया। अब जो सल्फेट है ना, इस सल्फेट में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +6 है। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, इसका खुद का होगा रिडक्शन, और रिडक्शन होके इसने बना दिया SO2 गैस। SO2 के अंदर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4 हो गया। तो आप देख सकते हैं सल्फर +6 से +4 में चला गया, +2H2O। तो ये इसकी कहानी है। कुल मिला के बात ये है, अगर आपको हाइड्रोजन गैस चाहिए तो एसिड डाइल्यूट ही लेना होगा, अगर आपने कंसंट्रेट ले लिया तो आपको हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी। तो पूरे का कंक्लूजन ये बन गया है कि ECS में, अब हमने डिटेल में आपको बता दिया तो कंक्लूजन ये बन के आता है कि इस ECS के अंदर, ECS में हाइड्रोजन के अबव जितने भी मेटल्स है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस करते हैं। ये इसकी प्रॉपर रीजनिंग होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट एप्लीकेशन, फिफ्थ एप्लीकेशन ले रहा हूं मैं। फिफ्थ एप्लीकेशन लिखा हमने मेटल टू मेटल और नॉन मेटल टू नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट, या इसको बोल दिया जाता है नॉन मेटल टू नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता है। या आप ये भी बोल सकते हैं मोर रिएक्टिव नॉन मेटल लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता है। कुल मिला के बात ये है, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को हटा देता है, वो चाहे मेटल हो या नॉन मेटल हो। यार इतना डिटेल में क्यों बोलते हो, आप तो सीधा सीधा बोलो ना कि मोर रिएक्टिव, जो भी मोर रिएक्टिव है ना वो लेस रिएक्टिव को उसको सॉल्ट के सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा, वो चाहे फिर मेटल हो या नॉन मेटल हो। चलो जी एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। मैंने इसको इस एग्जांपल लिखा, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, कॉपर प्लस 2AgNO3, आयरन प्लस ZnSO4, कॉपर प्लस ZnSO4। समझना, जिंक को हमने किस में रखा, कॉपर सल्फेट, इसका मतलब सॉल्यूशन कॉपर का है। सॉल्यूशन किसका, कॉपर का, और इसके अंदर हमने रखा जिंक। तो क्या जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, तो बिल्कुल सही बात है। इसमें आप देख लो जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है। इसका मतलब जिंक क्या करेगा, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस करके कुछ सॉल्यूशन बना लेगा। तो बन गया ना ZnSO4 प्लस कॉपर।
नेक्स्ट, आपने कॉपर को रखा AgNO3 के अंदर, इसका सोल्यूशन किसका है? सोल्यूशन तो सिल्वर का है और उसमें रखा हमने कॉपर, तो कॉपर की रिएक्टिविटी ज्यादा है क्या? तो बिल्कुल सही बात है, कॉपर की रिएक्टिविटी आप इसी से देख लो, कॉपर की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो इसको डिस्प्लेस करेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट, हमने आयरन को रखा जिंक के सोल्यूशन के अंदर। अब आप देखिए इस में आयरन और जिंक की बात करें तो बोला था ना, इस में ऊपर से नीचे जाने पर मेटल की रिएक्टिविटी कम होती है, तो इस में जिंक तो ऊपर होता है और आयरन नीचे है, इसका मतलब रिएक्टिविटी तो जिंक की ज्यादा है, तो लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को नहीं हटा सकता, लिखा ना नो रिएक्शन, कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट, हमने कॉपर को रखा जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन के अंदर, तो जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है यानी कॉपर की रिएक्टिविटी तो कम है, तो कम रिएक्टिव थोड़ी ना हटा सकता है, हटाएगा कौन? अगर इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, आंसर क्या देंगे? नो रिएक्शन, इसमें भी कोई रिएक्शन नहीं होगी। ये तो मैंने सारे एग्जांपल किसके लिए? मेटल के, कुछ एग्जांपल में नॉन मेटल के भी ले लेता हूँ। नॉन मेटल की रिएक्शन लिखी मैंने, Cl2 plus 2KBr, Br2 plus 2Ki, I2 plus 2KCl, 2KBr, मतलब सोल्यूशन ब्रोमीन का है। सुनना भैया, सोल्यूशन किसका? ब्रोमीन का है, इसके अंदर क्लोरीन को रखा जा रहा है। 2Ki सोल्यूशन आयोडीन का है, इसके अंदर ब्रोमीन को रखा जाता है। 2KCl का मतलब सोल्यूशन क्लोरीन का लिया और इसमें आयोडीन का रखा। अब डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं होगा, तो इसका बेस्ट मेथड बताता हूँ। जब भी नॉन मेटल का क्वेश्चन आ जाए, जब भी हेलोजन का क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले क्या काम करो, आप हेलोजन की रिएक्टिविटी लिख लिया करो। तो मैंने लिखा रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजन। हेलोजन की रिएक्टिविटी हमने लास्ट वाले लेक्चर में बात करी थी ना पहले आपसे, नॉन मेटल की रिएक्टिविटी के अंदर नॉन मेटल की रिएक्टिविटी बताया था ना, फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा। अब आप देख लीजिए, क्लोरीन को रखा ब्रोमीन के सॉल्यूशन में, तो क्या क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा है क्या? तो बिल्कुल ज्यादा है, तो देख लीजिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और बनेगा 2KCl plus Br2। नेक्स्ट, ब्रोमीन को रखा आयोडीन के सॉल्यूशन में, तो क्या ब्रोमीन की रिएक्टिविटी आयोडीन से ज्यादा है? बिल्कुल है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई है। नेक्स्ट, आयोडीन को रखा क्लोरीन के सॉल्यूशन में, पर आयोडीन की रिएक्टिविटी तो कम है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है। वो चाहे ये बात मेटल के लिए भी एप्लीकेबल है और ये बात हमारे नॉन मेटल के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट तो ये का यही है, पर इसी में दूसरे टाइप के क्वेश्चन बना देता है। और किस टाइप के क्वेश्चन बनाता है समझना, आपसे ऐसे पूछ लेता है, कैन वी स्टोर एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन जिंक कंटेनर? आपसे ये पूछ लेता है, क्या हम जिंक के कंटेनर के अंदर कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन स्टोर कर सकते हैं क्या? क्या क्वेश्चन बोला आपसे? कंटेनर किसका ले रहा है? कंटेनर ले रहा जिंक का, और इसमें क्या बोला? एक्वस कॉपर सल्फेट को स्टोर कर सकते हैं क्या? जिंक का कंटेनर है, एक्वस कॉपर सल्फेट, तो जिंक प्लस एक्वस कॉपर सल्फेट, जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। इसका मतलब अगर आपने जिंक के कंटेनर के अंदर एक्वस कॉपर सल्फेट को रख दिया ना, तो कंटेनर सोल्यूशन के साथ में रिएक्ट कर जाएगा, तो स्टोर नहीं कर सकते। आंसर क्या देंगे? कांट स्टोर, स्टोर नहीं किया जा सकता। इसका मतलब फिर किसी सोल्यूशन को स्टोर करने का कंसेप्ट क्या हुआ? तो इसका कंसेप्ट ये हुआ, अगर आपने किसी सोल्यूशन को स्टोर करना है तो उसको स्टोर करने के लिए आप जो कंटेनर काम में ले रहे हो, उस कंटेनर के मेटल की रिएक्टिविटी सॉल्यूशन के मेटल से कम होनी चाहिए। उल्टा कर रहे हैं, आपसे बोला जाता है कि क्या हम जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन को कॉपर के कंटेनर में रख सकते हैं? तो बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी जिंक से कम होती है। तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये है, आपको किसी सॉल्यूशन को स्टोर करना है, उसके लिए आप जो कंटेनर काम में लोगे, उस कंटेनर की मेटल की रिएक्टिविटी कम होनी चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लेता है। इसी में पता एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, उसको भी डिस्कस करते हैं। हमसे बोलता है हमारे पास में एक्वस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये एक्वस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। हमसे बोलता है क्या एक्वस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन को हम जिंक के स्पून से मिक्स कर सकते हैं क्या? हमने स्पून किसका लिया? स्पून हमने ले लिया जिंक का। हमसे बोला गया जिंक के स्पून से क्या इसको मिक्स किया जा सकता है क्या? जिंक का स्पून है, इस जिंक के स्पून से इसको मिक्स कर सकते हैं क्या? अब इसका कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? सोल्यूशन आपके पास में एक्वस कॉपर सल्फेट है, स्पून जिंक का है, तो जैसे जिंक का स्पून इसमें डालेंगे तो जिंक मोर रिएक्टिव है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर जाएगा, मतलब हम इससे मिक्स नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट क्या काम करेगा कि आप इसको मिक्स करने के लिए जो स्पून काम में ले रहे हो, उस स्पून के मेटल की रिएक्टिविटी इससे कम होनी चाहिए। तो सीधा सीधा फंडा ये, किसी सोल्यूशन को स्टोर करना है तो जो कंटेनर आप काम में ले रहे हो, उस कंटेनर के मेटल की रिएक्टिविटी कम होना चाहिए। दूसरा, आप किसी सॉल्यूशन को मिक्स करना चाह रहे स्पून से, तो जो स्पून आपने बनाया उस स्पून की मेटल जो है उसकी रिएक्टिविटी कम होनी चाहिए। इसका मतलब इसको हम स्टेर नहीं कर सकते। ये लीजिए, हाँ उल्टा काम करें,
सॉल्यूशन किसका ले लें, जिंक सल्फेट का ले लें और स्पून कॉपर का ले लें, तो कॉपर का स्पून लेके और उससे जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन को मिक्स किया जा सकता है, क्योंकि कॉपर मेटल की रिएक्टिविटी जिंक के कंपैरिजन में कम होती है। समझ में आया क्वेश्चन? इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपको आंसर देना आना चाहिए। नेक्स्ट एप्लीकेशन ले रहे हैं, 7th एप्लीकेशन लिया हमने, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, ई नोड सेल। हमको इसकी हेल्प से ई नोड सेल भी पता लगाना, ई नोड सेल भी पता लगा सकते हैं। अब पहले तो हम ये समझते हैं ई नोड सेल का क्या मतलब है। सुनो इधर, आपको याद होगा, आपको ये बात याद है, हमने जब डेनियल सेल के बारे में आपको समझाया था, तो डेनियल सेल ऐसे बोला था ना, एक जिंक का इलेक्ट्रोड होता है, एक कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है। ये देखो सर, यहाँ बोलते थे आपसे ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, और यहाँ आपसे क्या बोला था, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है। याद आ गया? इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ था, इसका एन के रेस्पेक्ट में, इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ इसका एन के रेस्पेक्ट में। याद आ रहा है? तो क्या हुआ, यहाँ पर भी एक पोटेंशियल अराइज हुआ, यहाँ पर एक पोटेंशियल अराइज हुआ, यहाँ पर भी एक पोटेंशियल अराइज हुआ। ठीक है, फिर हमने क्या किया, कनेक्ट करने के लिए सपोज हमने ये वोल्टमीटर लगा दिया, ये हमने वोल्टमीटर लगा दिया, ये सोल्ट फ्रीज लगा दिया, तो वोल्टमीटर हमको रीडिंग देगा ना, तो वोल्टमीटर क्या रीडिंग देगा? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और यहाँ का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इन दोनों का डिफरेंस ही तो बताएगा ना। तो हमको जो वोल्टमीटर रीडिंग देता है वही तो होता है ई नोड सेल। तो यहाँ ई नोड सेल का मतलब क्या है? तो ई नोड सेल का मतलब यही है ना, आपके पास एक एनोड है और एक कैथोड है, दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, उन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज द ई नोड सेल। ठीक है, तो हम इसी ई नोड सेल की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, इन दोनों का, तो ये तो है ना, एक इलेक्ट्रोड ये रहा, एक इलेक्ट्रोड ये रहा, इन दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, इसी को तो आप ई नोड सेल कह रहे हो ना। तो हमने कैलकुलेट यही करना है, पर इसके लिए हमने एक फॉर्मूला बना लिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम आपको फॉर्मूला बता देते हैं। देखो, हमने ई नोड सेल कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला बना दिया। फॉर्मूला क्या बना दिया? फॉर्मूला लिखा हमने एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। आप कैथोड के एसआरपी में से एनोड का एसआरपी माइनस कर लीजिए। ई नोड सेल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास है एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। एक फॉर्मूला तो ये बना दिया। अब हम इसको और भी तरह से लिख सकते हैं। एसआरपी ऑफ कैथोड की जगह आपने एसआरपी ऑफ कैथोड लिखा, ये जो लिखा ना एसआरपी ऑफ कैथोड, आप एसआरपी की जगह लिख सकते हैं ना माइनस एसओपी। मैंने आपसे बोला था ना एसआरपी इक्वल टू होता है माइनस एसओपी, एसओपी इक्वल टू माइनस एसआरपी। इसी की जगह लिख सकता हूँ माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा प्लस एसओपी ऑफ एनोड। ये लीजिए, ये भी लिख सकते हैं। एक काम और कर सकते हैं, एसओपी ऑफ एनोड तो आपने लिखा ही है, ये जो लिखा ना एसआरपी ऑफ कैथोड, इसकी जगह लिख सकते हैं माइनस एसओपी ऑफ कैथोड। तो फॉर्मूला बनेगा एसओपी ऑफ एनोड माइनस एसओपी ऑफ कैथोड। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, आप फॉर्मूले तो कुछ भी लिख सकते हैं, एसआरपी लिखो, एसओपी लिखो, आपकी इच्छा है। पर हम जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हम एक अपना कॉन्सेप्ट तैयार कर लेते हैं। मैंने आपको सारी चीजें एसआरपी से देखने सिखाई है ना, मैं आपको जितनी भी चीजें सिखा रहा हूँ किससे बता रहा हूँ, एसआरपी से। तो हमने आपसे बोला देखो फॉर्मूले तो बहुत सारे होते हैं, पर आप जब क्वेश्चन बनाए तो आप केवल एसआरपी लेके सोल्व करें। तो आप फाइनली एक फॉर्मूला याद कर लो, ई नोड सेल इक्वल टू होता है एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। आपको क्या करना है, आपको तो कैथोड के एसआरपी में से एनोड का एसआरपी माइनस करना है। या आप लिख सकते हैं ई नोड सेल इक्वल टू ई नोड ऑफ कैथोड माइनस ई नोड ऑफ एनोड। कैथोड में से एनोड को माइनस करना है और दोनों के एसआरपी लेना है। क्या बोला? कैथोड में से एनोड को माइनस करना है और दोनों के एसआरपी लेना है। या आप इसी को ऐसे बोल सकते हैं ई नोड सेल इक्वल टू एसआरपी ऑफ कैथोड, ई नोड सेल इक्वल टू एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। ठीक है, ये हमने आपको इसकी ईसीएस की एप्लीकेशन के बारे में बताया। अब मैं इसके कुछ क्वेश्चन सोल्व कर रहा था आपको। ठीक है, एसआरपी ऑफ 4 एलिमेंट ए बी सी एंड डी आर। एसआरपी ऑफ 4 एलिमेंट ए बी सी डी आर minus 0.76 volt, plus 1.25 volt, plus 0.15 volt and minus 0.45 volt respectively. Arrange
A, B, C and D in increasing order of, arrange A, B, C, D in increasing order of first reactivity and second one, first reactivity and second reducing nature. ठीक है, हमको एक तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है, उसके साथ में इनकी रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर बताना है कि इनकी रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर क्या होगा. ठीक है, जब इस टाइप के क्वेश्चन आए सबसे पहला काम है आपका ईसीएस बनाना. तो आप ईसीएस बना लीजिए. ईसीएस बनाओ सबसे पहले. तो ईसीएस में आपको क्या सिखा रखा हमने, ईसीएस में आपको बता रखा है टॉप टू बॉटम या ऐसे बोला लिथियम से अगर फ्लोरीन की ओर चले टॉप टू बॉटम एसआरपी इंक्रीज होता है. तो ईसीएस का मतलब एसआरपी का इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है. तो आपको एसआरपी दे रखा है ना, तो आप एक काम करो, ये जो एसआरपी दे रखा है इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो. जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा वही उसका ईसीएस बन जाएगा. इंक्रीजिंग ऑर्डर इनमें से देखा जाए तो लिस्ट एसआरपी किसके लिए, ए के लिए, तो सबसे ऊपर ए आ जाएगा. इसके बाद आता है बी, बी नहीं डी माइनस. इसके बाद आपके पास आ जाएगा डी. इससे ज्यादा एसआरपी किसके लिए, तो इससे ज्यादा है फिर सी के लिए और फिर ए बी के लिए. तो ये हमने एक ईसीएस बना दी, ए डी सी बी, ये ईसीएस बना दी. नंबर 1. फर्स्ट हमसे क्या बोला है, फर्स्ट हमसे बोला जा रहा है रिएक्टिविटी का ऑर्डर. ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर हमने ले लिया. हमने आपको क्या सिखा दिया, हमने आपको ये बता रखा है आप ईसीएस में ऊपर से नीचे चलेंगे. अगर मेटल है तो मेटल की रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, अगर नॉन मेटल है तो उनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है. ऐसे नहीं आप कोई सा ऑर्डर लिख दोगे, आपको क्वेश्चन में ये भी देखना पड़ेगा कि जो हमसे पूछा जा रहा है ना एबीसीडी, ये मेटल की रिएक्टिविटी के बारे में बात कर रहा है, नॉन मेटल के बारे में बात कर रहा है. अब इसका मतलब अगर मेटल होंगे तो ऑर्डर कुछ और होगा और नॉन मेटल होगा तो ऑर्डर यार उसका रिवर्स हो जाएगा. तो आपको सबसे पहले ये कंफर्म करना है कि रिएक्टिविटी हमको मेटल की देनी है या रिएक्टिविटी हमको नॉन मेटल की देनी है. देखो ये जो 4 एलिमेंट एबीसीडी है ना, 4 एलिमेंट से आपने देखा कि जो हमारे पास एक एलिमेंट ए और एक एलिमेंट डी है, इनका एसआरपी नेगेटिव दे रखा है. अच्छा ये भी समझते होंगे ना, जैसे 4 एलिमेंट है या तो वो आपसे रिएक्टिविटी पूछेगा तो चारों ही मेटल होंगे, चारों नॉन मेटल होंगे. ऐसा कभी नहीं हो सकता 2 मेटल 2 नॉन मेटल हो जाए. तो रिएक्टिविटी कैसे बताओगे यार भाई. रिएक्टिविटी अगर आपको बतानी है तो या तो सारे मेटल होंगे या सारे नॉन मेटल होंगे. देखो इनको देख के क्या पता लगा, 4 में से 2 एलिमेंट तो हमारे ऐसे हैं जिनका एसआरपी नेगेटिव है. आपको पता है एसआरपी नेगेटिव तो मेटल का ही होता है. अरे यार भूल गए क्या, मेटल का एसआरपी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, पर जो नॉन मेटल है ना, नॉन मेटल का एसआरपी केवल और केवल पॉजिटिव होगा. इन चारों को देखने से पता लग रहा है कि ए और डी तो 100% हमारे मेटल है क्योंकि इनकी सब एसआरपी नेगेटिव है. अब बचा कौन हमारे पास, बी और सी. आप कहेंगे इनके तो पॉजिटिव है तो ये मेटल भी हो सकते हैं नॉन मेटल भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है. पर मैंने आपसे क्या बोला, अगर 4 एलिमेंट की रिएक्टिविटी अगर पूछ रहा है, अगर उनमें से 2 मेटल आपको दिखाई दे रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है वो दोनों भी मेटल होंगे, तभी तो आप उनके आंसर दोगे ना. तो यहाँ जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो देंगे मेटल का, और मेटल की रिएक्टिविटी आप ऊपर से नीचे जाओगे तो मेटल की रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी. इसका मतलब इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है ना, इसका मतलब लीस्ट रिएक्टिव कौन हो गया, लीस्ट रिएक्टिव आ जाएगा बी, उसके बाद आ जाएगा सी, फिर हम लिखेंगे उसके बाद आता है डी और हाईली रिएक्टिव आ जाता है ए. रिएक्टिविटी ऑर्डर आ गया. सेकंड हमसे क्या पूछ रहा है, ये रिड्यूसिंग नेचर. सेकंड हमसे पूछा रिड्यूसिंग नेचर. आपको शायद याद होगा जो मेटल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वही उसकी रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर है. तो सेम आ जाएगा ना, बी फिर लिखा जाएगा सी, फिर हम लिखेंगे डी और फिर इसके लिए जाएगा ए. इसके आंसर आ जाएगा दोनों. ठीक है, एक क्वेश्चन और बना देता हूं मैं. फॉर दी गिवन वैल्यूज, आपको कुछ वैल्यूज गिवन है,
नेक्स्ट हमने जो क्वेश्चन लिया ना, इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हमने आपसे बोला फॉर द गिवन वैल्यूज, आपको कुछ वैल्यूज गिवन है, ए से A+2 इलेक्ट्रॉन ई नोट गिवन है, बी से B+2, ये 4 रिएक्शन आपको दे रखी है, ठीक है। अरेंज ABCD इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर 1 रिएक्टिविटी, और सेकंड हमसे बोला रिड्यूसिंग नेचर। देखो मैंने आपसे क्या बोला, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ईसीएस बनाएंगे। बिना ईसीएस के आप एक भी क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे, हम ईसीएस बना देते हैं, ईसीएस। अब ईसीएस कैसे बनती है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी, तो सबसे पहले सबका एसआरपी देख लो, डाटा दे रखा है। अब जनरली हम लोग क्या करते हैं, इस डाटा को देख के अरेंज कर देते हैं, पर आपको ये भी देखना पड़ेगा क्या ये जो डाटा लिखा हुआ है ये एसआरपी है एसओपी है। इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें तो बोला था 4 एलिमेंट एबीसीडी के एसआरपी, तो वहां तो उसने खुद ने लिख दिया था एसआरपी है, तो हमने दिमाग नहीं लगाया, पर यहाँ पर लिखा नहीं है एसआरपी है, इसने रिएक्शन दे रखी है। इसका मतलब सबसे पहले क्या काम करेंगे, आप ये देखेंगे इसने सच में ही एसआरपी दे रखा है या एसओपी दे दिया, तो कैसे देखेंगे, ऐसे बना A+2 ऑक्सीडेशन, इसका मतलब एसआरपी नहीं दिया, इसने दे दिया एसओपी। तो हम इसका अगर एसआरपी लिखे, इसका एसआरपी लिखे, इसका एसआरपी -0.35 वोल्ट आ गया। सेकंड वाले का भी बी से B+2 क्या बना एसओपी, इसका मतलब सेकंड वाले का भी अगर हम एसआरपी लिखे, इसका एसआरपी आ जाएगा +0.15 वोल्ट, ये सेकंड का एसआरपी आ गया। थर्ड वाले पे देखा जाए C+C ऑलरेडी रिडक्शन है, यानी थर्ड वाले का तो एसआरपी ही दे रखा है, थर्ड वाले का एसआरपी ही गिवन है, एसआरपी ही गिवन है। नेक्स्ट वाले की बात करें तो नेक्स्ट वाले का D+2 से D रिडक्शन, इसका मतलब फोर्थ वाले का भी इसने एसआरपी ही दे रखा है। ये लीजिए, हमने क्या किया, इसने क्या कर रखा था, 2 का एसआरपी और 2 का एसओपी, कैसे पता लगा, इसके देख लिया हमने, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सामने एसओपी लिखा हुआ है, रिडक्शन हो रहा है तो सामने एसआरपी लिखा हुआ है, ऐसे करके हमने सबका एसआरपी बना दिया। अब आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो आप देख सकते हैं इनमें से लीस्ट एसआरपी किसका भैया, तो लीस्ट एसआरपी तो डी का नजर आ रहा है, डी, इसके बाद किसका आएगा फिर ए, तो लिखते चलते हैं, डी आया, उसके बाद फिर ये आ गया, और आगे बढ़ते हैं, डी का लिस्ट है, इससे ज्यादा आ गया फिर आपका ए के लिए, और फिर आता है बी, और फिर आ जाएगा सी, बी एंड सी, फिर हमने लिखा बी और फिर हमने लिख दिया सी, ये लिख दिया, ये हमने ईसीएस बना दी। अब आपको बताना है रिएक्टिविटी ऑर्डर, नंबर 1 आपसे क्या पूछ रहा है, रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये हमने इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर लिख दिया, ठीक है। फर्स्ट हम लिख रहे हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर, और दूसरा हम बात करते हैं इसके लिए रिड्यूसिंग नेचर की भी बात हो रही है, रिड्यूसिंग नेचर। अब रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो रिएक्टिविटी मेटल का दोगे नॉन मेटल का दोगे, तो ऑब्वियस सी बात है, क्या आपके पास में ऐसा नहीं लग रहा 2 एलिमेंट के एसआरपी नेगेटिव आ रहे हैं, जब एसआरपी नेगेटिव है ऑब्वियस सी बात है मेटल ही होगा ना, और मेटल की रिएक्टिविटी डाउन द सीरीज क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसको देखने से पता लग रहा है लीस्ट रिएक्टिव होता है सी, उसके बाद आता है बी, और फिर लिखा जाएगा ए, और फिर लिखा जाएगा डी। और याद है जो मेटल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वही उनकी रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर होगा, तो रिड्यूसिंग नेचर भी ये बनेगी सी, फिर लिखेंगे हम बी, फिर लिखेंगे ए, और फिर लिख दिया जाता है डी। ये लीजिए इनके रिड्यूसिंग नेचर का भी ऑर्डर बन गया है, समझा।